साल 2015 में एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी। आप में से कई लोगों ने फिल्म देखी होगी। ये फिल्म 1700 ईस्वी के उस दौर को दिखाती है जब मराठा साम्राज्य के योद्धा बाजीराव अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनकी मुलाकात मस्तानी से होती है जो युद्ध कौशल में निपुण है। फिर इतिहास पर आधारित ये फिल्म प्रेम कहानी की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आज अचानक इस फिल्म का जिक्र क्यों? जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस महल से पेशवाई चलती थी, साम्राज्य चलता था, पेशवाओं का वही महल चर्चा में है। और चर्चा बाजीराव के महल से शुरू होते होते मस्तानी महल तक जा पहुंची, वो भी एक वीडियो की वजह से। एक ऐसा वीडियो जिसने त्योहारों के वक्त एक बार फिर हिंदू और मुसलमान वाली सियासत को हवा दी है, नमाज के बाद शुद्धिकरण की बातों को तूल दिया है। तो आज कचहरी में बाजीराव पेशवाओं के महल की बात करेंगे, लेकिन पहले महल को लेकर विवाद क्या हुआ, आइए ये समझते हैं। जिस वक्त पूरा देश दिवाली मना रहा था, जब आप परिवार संग खुशियां बांट रहे थे, उस दौरान महाराष्ट्र के पुणे का ये किला पेशवाओं की विरासत को संजोने वाला बाजीराव पेशवा का शनिवार वाड़ा विवादों की रणभूमि बना हुआ था। पहले मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो, फिर गौमूत्र से शुद्धिकरण और फिर मजार के पास हंगामा करना, भगवा करने की कोशिश। और ये सब किस लिए हुआ? एक वीडियो को लेकर हुआ। वीडियो में क्या था? वीडियो में 5-6 महिलाएं थी, किले के प्रेमाइसेस में नमाज ऑफर की जा रही थी। ये वीडियो वायरल किया गया और इसके साथ सियासत को पैर पसारने का मौका मिला। किसने क्या कहा, ये आगे सुने। पहले एनडीटीवी रिपोर्टर अविनाश पवार से मामले की डिटेल समझ लेते हैं। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। यही वो शनिवार वाड़ा है जहाँ पे पेशवाओं का इतिहास लिखा गया है और ये शौर्य की गाथा साझा करता हुआ ये शनिवार वाड़ा है। ये देखने के लिए केवल पूना नहीं तो पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आते दिखाई देते हैं। यही वो शनिवार वाड़ा है जो 2 से 3 दिनों से विवादों में घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो विवाद खड़ा हुआ है वो जो यहाँ पे शनिवार वाड़ा है उसके अंदर टिकट लेके कुछ पर्यटक अंदर जाते हैं, उसी तरह से कुछ मुस्लिम महिलाएं भी ये शनिवार वाड़ा देखने के लिए अंदर गई थी और उस वक्त उन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की। पेशवाओं का जो किला इतिहास की जीती जागती मिसाल है, जिसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं, उसमें नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ। बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं मेधा कुलकर्णी। उन्होंने ही सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पर नमाज का वीडियो पोस्ट किया, पेशवाओं के किले में नमाज पढ़ने को लेकर एक्शन की मांग की। साथ ही शनिवार वाड़ा के प्रवेश द्वार के पास मौजूद मजार पर तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई। यहाँ पे जो शनिवार वाड़ा है उसके दीवार के करीब एक मजार है, उस मजार पे से सब बवंडर खड़ा हुआ है। अभी ये जो मजार है ये हजरत ख्वाजा सैयद शाह पीर मकबूल हुसैन नाम से यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगाए गए हैं इस पे। ये जो मज़ार है ये 1244 के दरमियान यहाँ पे रची गई है, ऐसा जो बोर्ड है वो लिखा हुआ है। और ये शनिवार वाड़ा के करीब जो एक पेड़ है उसके नीचे। अब सवाल है कि अचानक मजार को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू क्यों? क्यों बीजेपी की तरफ से इस तरह का लॉन्ग मार्च किया गया? शुद्धिकरण की तस्वीरें सामने आई। जब तक इन सवालों की गिरह खुलती, सियासत किले की चार दीवारी को फांदकर आगे निकल गई। दोनों तरफ के नेता आमने सामने थे। ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जिसे अवैध धार्मिक संरचना कहकर निशाना साधा गया। कुलकर्णी के उस कमेंट को लेकर बवाल का दायरा बढ़ गया। इसमें ओवैसी की पार्टी की एंट्री होगी। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी, तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर देखिए ये लोग जो है
ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सियासत इसी का नाम है, कोई किले में खोज लेता है तो कोई हाजी अली में हनुमान चालीसा की बातें करता है। लेकिन सवाल है कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने क्या कदम उठाया, क्योंकि मैटर तो लॉ एंड ऑर्डर का भी है। दोनों धर्म की कोई भी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस है उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है, और इसी तरह हमने पीस ये मेंटेन किया हुआ है। जो अंदर जो मुस्लिम महिला आई थी तो उन्होंने कुछ परवानगी ली थी उसके लिए? देखो, जो भी घटना घटी है उस पे एएसआई जिस तरह से कंप्लेंट देगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि किले में हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ एक घटना तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई और मंशा। इसे लेकर खुद सरकार में बीजेपी के अलायंस पार्टनर अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी नेता पर रिएक्ट किया। एनसीपी ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। आप एमपी हो, आप खासदार हो, आपको ये पता नहीं चलता। और उससे आगे वो एक टीचर है। जी। टीचर का काम रहता है कि विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना, समाज को एक सही शिक्षा देना, उनको जो सच है वो देना, वो भूल गई। कोणालाच माहिती नाही। मेघा जो भी कहेगी वो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों सुनेंगे। उसके बाद रूपाली जो भी कहेगी वो तीनों सुनेंगे। रत्नागिरी से आने वाले मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए बेहतर है कि वो इतने बड़े मामले में ना पड़े। सियासत का दस्तूर यही है कि मुद्दों को तब निकाला जाए जब उनके परवान चढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है। बीजेपी को महाराष्ट्र में मुद्दा मिल गया है, लेकिन साथ ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सवाल है, क्या बाजीराव के किले में नमाज का मुद्दा आगे बढ़ेगा या फिर विवाद के शोर में दब जाएगा? आपके घर भी अलमारी होगी या वो बंद कमरा तो होगा ही जो त्योहारों के मौके पर खुलता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ऐसा ही इतिहास के साथ होता है। शनिवार वाड़ा की बात चली तो इसका इतिहास एक बार फिर किताबों से निकलकर सामने आ गया। ऐसा बताया जाता है कि 1732 के आसपास पेशवा बाजीराव प्रथम ने शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि क्योंकि शनिवार के दिन नींव रखी गई इसीलिए नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। ये एक ऐसा किला था जिसमें 5 मेन गेट और 9 टावर थे। इन्हें लकड़ी और पत्थर दोनों से बनाया गया और कहा यह भी जाता है कि तब इस महल को बनाने में करीब 16,000 रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे। यानी आज के हिसाब से यह कीमत करोड़ों अरबों तक जाएगी। इसी महल में पीढ़ी दर पीढ़ी पेशवाओं का साम्राज्य फला फूला। यहीं से मराठा साम्राज्य के प्रशासन, युद्ध नीति और कूटनीति के फैसले होते थे। लेकिन 1818 में अंग्रेजों ने शनिवार वाड़ा पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद 1828 में यहां भीषण आग लग गई जो कई दिन तक जलती रही। अब उस मस्तानी का जिक्र जिसे लेकर सियासत गरमाई है। ऐसा कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव प्रथम की एक मुस्लिम प्रेमिका थी जिसका नाम मस्तानी था। उसके नाम पर शनिवार वाड़ा में एक दरवाजा भी है। हालांकि शनिवार वाड़ा और मस्तानी महल एक नहीं थे, बल्कि ये 2 अलग अलग इमारतें थी। बाजीराव पेशवा की पत्नी काशीबाई मस्तानी को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मस्तानी को शनिवार वाड़ा में जगह नहीं मिली। कहा यह भी जाता है कि बाजीराव ने मस्तानी के लिए एक अलग महल बनवाया था। इस महल में हजारों आईने लगे थे। महल के बगल में दिवे घाट पर मस्तानी के लिए बाजीराव ने एक विशेष कुंड का निर्माण करवाया था। शनिवार वाड़ा ये केवल एक वास्तु नहीं है। तंजावर से लेकर पेशावर तक जो विशाल हिंदवी साम्राज्य निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व इस शनिवार वाड़ा से हो रहा था। दिल्ली के तख्त पर बादशाह बनकर कौन बैठना चाहिए, इसका निर्णय भी इसी शनिवार वाड़ा में होता था। इसलिए शनिवार वाड़ा पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणादायी ऐसी वास्तु है। शनिवार वाड़ा में बाजीराव पेशवे रहते थे, नाना साहब पेशवा रहते थे, माधवराव पेशवा रहते थे और शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ ऐसे बहुत सारा मराठा सरदार जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैलकर अपना प्रभुत्व निर्माण किया था, ये सारे यहाँ से जाते थे और पूरे भारत में फैलते थे। इसलिए हम ऐसा मानते हैं शनिवार वाड़ा ये सिर्फ एक वास्तु नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के 50 से बरस प्रभुत्व रखने वाला ऐसा ये बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी वास्तु है और हमारा प्रेरणा स्थान है। अब इस तरह के आरोप हैं कि मजार बाद में बनाई गई जबकि पेशवाओं का किला पहले से मौजूद था। सवाल यह भी है कि आखिर मजार और मस्तानी का क्या संबंध रहा, क्यों ऐसा दावा किया जाता रहा कि मस्तानी जब शनिवार वाड़ा के पास थी
तो वो इस मजार पर जाया करती थी क्योंकि सवाल इतिहास से रिलेटेड है। इसीलिए हम मराठाओं और पेशवाओं का इतिहास स्टडी करने वाले इतिहासकार के पास गए और उनसे बात की। उन्होंने इस पर जो जवाब दिया सुनिए। ये जो मजार है हजरत सैयद हुसैनी की, वो जो हिसामुद्दीन थे उनके शिष्य थे। जो पुणे में दरगाह है, बड़ा शेख सल्ला दरगाह और छोटा शेख सल्ला दरगाह, तो बड़ा शेख सल्ला दरगाह के ये हजरत थे, तो उनके ये शिष्य थे हुसैनी साहब। हुसैनी साहब जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब्जा कर लिया था और राजधानी बनाई थी उसने, तब वो उनके साथ आया और वो पुणे आके बसे और वो उनके शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद वो 1358 में इनकी मौत हो गई और 20 साल के बाद हुसैनी साहब की भी मौत हो गई। मौत होने के बाद वो एज अ शिष्य, एज अ पीपल, उनकी एक छोटी सी मजार, वो अभी जो शनिवारवाड़ा के बाजू में, शनिवारवाड़ा तो तब तो था ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं था, तब बांधी गई है 14वीं सदी में। उसके बाद इसके जो रिकॉर्ड्स है वक्फ बोर्ड के पास भी है, ब्रिटिश गैजेटियर्स में हैं और तीसरे उल्लेख मिलते हैं खुद पेशवे दफ्तर में मिलते हैं। और शनिवारवाड़े में एक तो खुद मस्तानी साहब 2-3 साल रही है, बाद में उन्होंने वहाँ रह नहीं सकी, मगर 3 साल वहाँ थी, उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी है। तो शनिवारवाड़े में मस्तानी भाई साहब ने जो नमाज पढ़ी वो मजार पर जाती थी, क्योंकि वो दरवाजा जो है मस्तानी दरवाजा उसके बाजू में ही है, तो मजार को जाने के लिए उनको सुविधा हो, इसलिए वो दरवाजा उनके लिए खास बनाया गया था। तो देखिए, इसमें किसी को शक या शुबा नहीं कि इतिहास तथ्यों की तरफ ले जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन्हीं तथ्यों को अपने हिसाब से परोसा जाता है। ये सियासत का पैमाना बन जाता है और फिर इन तथ्यों को शब्दों की धार के साथ जनता के बीच पेश किया जाता है और फिर इन बयानों का नामकरण संस्कार होता है। कभी ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आ जाते हैं तो कभी भड़काऊ बयान। इसी तरह का एक बयान आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी की पूर्व सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा, इनकी एक स्पीच वायरल हो रही है। दरअसल भोपाल में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें साध्वी प्रज्ञा मौजूद थी। बातों बातों में लव जिहाद का टॉपिक आ गया और फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जो बेटी अपनी मर्जी से किसी दूसरे धर्म के युवक से शादी करे उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए। साध्वी ने कहा जो बेटियां संस्कार नहीं मानती उन्हें सख्ती से सबक सिखाना जरूरी है। त्योहार के मौके पर साध्वी प्रज्ञा का ये बयान क्यों सामने आया और इसे लेकर बीजेपी क्या कह रही है, नेता किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरे धर्म में शादी को लेकर संविधान में क्या व्यवस्था है, इन सवालों का जवाब देती ये पेशी जरूर है। इस चेहरे को तो पहचानते होंगे आप, किसी जमाने में बीजेपी की फायर ब्रांड सांसद थी, मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी का बड़ा नाम। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर धार्मिक आयोजनों में पहुंचती हैं, सनातन पर बयान देती हैं और यही बयान विवाद की वजह बन जाते हैं। जैसे साध्वी का ये सबसे नया बयान सुनिए। आप रोए तो रो लेना, लेकिन मन को मजबूत कर लेना और मन को इतना मजबूत करना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसके टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना, क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती है, जो बातों से नहीं मानती है, उसको ताड़ना देनी पड़ती है। अपनी संतान है, उसके भले के लिए यदि आपको उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, तो आप उसमें भी पीछे मत हटिए, क्योंकि माता पिता जब प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं, उनको टुकड़ों में कटने मारने के लिए नहीं देते। यानी अब सनातन का ध्वज उठाने वाली साध्वी आपके बच्चों की जिंदगी जीने का तरीका तय करने में लग गई। वो हिंदुओं को कथित तौर पर जागरूक कर रही हैं। कथित विधर्मियों का नाम लेकर बेटियों को मारने पीटने और उनकी टांगे तोड़ने की बातें करने लगी हैं। साध्वी प्रज्ञा का कुछ दिन पहले का यही वीडियो वायरल है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इसके आगे उन्होंने खुलकर कह दिया कि हिंदू लड़कियों को किस धर्म से खतरा है। जब एक बिटिया पैदा होती है तो माताएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर में सरस्वती आई है, सब लोग बधाई देते हैं।
लेकिन जब वो बड़ी होती है तो मियाइन बनने के लिए चल देती है। तो ऐसी बच्चियों को जो हठी हैं, जो संस्कारों को नहीं मानती, माता पिता की बात नहीं मानती, बड़ों की इज्जत नहीं करती और घर से भागने को तैयार है, उनके लिए सतर्क रहो, जागते रहो और ऐसी लड़कियों को मारकर, पीटकर, समझाकर, बुझाकर, प्यार से और डांट के जैसे भी हो पर घर से जाने मत। ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर साध्वी प्रज्ञा कहती हैं कि बच्चियों पर पहरा बिठा दो, उन्हें घर से मत जाने दो, क्योंकि वो किसी ट्रैप में फंस सकती हैं, लव जिहाद वाले ट्रैप। सवाल है कि आखिर बेटियों के मामले में इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? क्यों बेटियों से मारपीट करने वाली बातें, उनकी टांगे तोड़ देने वाली बातें हो रही हैं? वैसे इस वीडियो पर सियासत कैसे हो, ये समझे उससे पहले लव जिहाद और लिव इन को लेकर साध्वी प्रज्ञा और अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो देख लीजिए। ये वो वक्त था जब लिव इन को लेकर बाबा बयान पर माफी मांग रहे थे। तब साध्वी ने क्या कुछ कहा था, कैसे वृंदावन जाकर सपोर्ट किया था, सुनिए। ऐसे परिदृश्य जब हमारे समाज में बढ़ने लगते हैं तो दुराचार ऐसी अवस्थाओं में बढ़ता है कि माता पिता संस्कार दे नहीं पाते। उनकी जो पाश्चात्य सोच है, उस सोच का परिणाम ये है कि स्कूल, कॉलेज, वहां भी लड़कियां जाएंगी तो अर्धनग्न रहती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि माताओं को मर्यादा सिखाना चाहिए, बेटियों को सिखाना चाहिए तो बेटों को भी सिखाना चाहिए। स्कूल कॉलेज लड़कियां जाती हैं, अर्धनग्न रहती हैं, बच्चों को मर्यादा में रहना चाहिए। यहाँ से निकलकर बातें लड़कियों की टांगे तोड़ देने पर पहुँच गई। लेकिन सवाल है कि इस बयान को सियासतदान किस नजर से देखते हैं। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा? पैर तोड़ क्या हो ना, जितने जितने मुस्लिम समुदाय से बीजेपी के नेताओं ने अपनी लड़कियों से शादी की, पहले उनके पैर तोड़ो, बाद में दूसरे की भाषा करो। नाम तो सब पता है कौन कौन है बड़े नेता, अपने अपने लड़कियों को बहू करके लाए हो या लड़की दिया हो, तो शुरुआत वहीं से करे, एक कुल्हाड़ी लेकर दौड़े उनके ऊपर, फिर बाद में बाकी की भाषा करे। भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसद रहा है वो अगर लोगों से कहे कि कानून अपने हाथ में लेना तो उसको कानून जाने। बाकी मुझे लगता है साध्वी प्रज्ञा की किसी भी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक ऐसा समूह है जो कुछ भी बोलता रहता है आजकल, और बोला करे। हम जितना उस बात को, उस पर प्रतिक्रिया देंगे, इन लोगों को जिनको कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए, महत्व देंगे। कांग्रेस को साध्वी प्रज्ञा के बयान में स्कोप दिखाई दिया और उसने बीजेपी को टारगेट किया। सवाल बीजेपी का है। इससे लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी ने तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे का बयान आया, उन्होंने साध्वी के बयान का सपोर्ट किया। आजच्या तारखेला उन्होंने समाज के लिए काम किया है। उनकी भावना यही है कि हिंदू समाज और हमारी लड़कियां जिहादियों को पहचाने। लव जिहाद के नाम पर ये लोग इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं और ये साध्वी प्रज्ञा का स्टाइल है, क्योंकि वो हमारी लड़कियों को इस तरह उदाहरण देना चाहती हैं। सोचिए, महाराष्ट्र के मंत्री टांगे तोड़ देने वाले साध्वी के बयान को उनका स्टाइल बताते हैं। सवाल है कि क्या ये स्टाइल देश के संविधान के हिसाब से है? क्या इस स्टाइल से देश चलेगा, या फिर साध्वी विवादों के दायरे में एक बार फिर दिखाई पड़ रही है? सियासी विवाद अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो फिर यह है कि संविधान क्या कहता है, क्योंकि जो देश संविधान पर चलता है, जहां तक बात अपनी इच्छा से शादी करने की है, तो इसे लेकर कई बातें बड़ी क्लियर हैं। संविधान के मुताबिक 2 बालिगों को अपनी पसंद के धर्म में शादी करने का अधिकार है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। और स्पष्टता से कहें तो अनुच्छेद 19 और 21 2 वयस्कों को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है, जिसमें परिवार या समुदाय की सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें तो यह एक्ट भी धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक धर्मनिरपेक्ष विवाह की इजाजत देता है। और सबसे बड़ी बात यह, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो राज्य उनकी शादी में दखल नहीं दे सकता और पुलिस को ऐसे जोड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। लेकिन फिर साध्वी प्रज्ञा का भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो इस तरह के विवादित बयान पहले भी दे चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही खुले मंच से हिंसा की वकालत की थी। दुर्गा वाहिनी की महिलाओं से कहा था कि घर में हथियार रखो, उन पर धार लगाकर रखो। साध्वी ने और क्या कहा था, सुनिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे माइक्रो का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है।
जाता है कि हिजाब जो है वो चेहरे पे डालना चाहिए और डाल करके निकलना चाहिए। क्यों, किससे डर, किससे पर्दा? तो भैया मैं कहती हूँ बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारे तरफ कुदृष्टि रखता है। तो एक बात तो निश्चित है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते। भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिजाब तो तुम्हें घर में पहनना चाहिए। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। और अब उस मुद्दे पर पेशी लगानी है जो आज दिन भर सुर्खियों की वजह बना रहा, दिल्ली, दिवाली और दिवाली के बाद अगली सुबह का प्रदूषण। हर साल ये चर्चा होती है कि दिवाली पर पटाखे फूटे और अगली सुबह दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण खतरनाक हो गया, हवा खराब होने लगी। लेकिन इस बार दिवाली की 2 तस्वीरें और देखनी चाहिए जो घर घर का टॉकिंग पॉइंट है, आपके और हमारे परिवार से जुड़ी हुई। सबसे पहली है सोन पापड़ी। दिवाली आते ही सोन पापड़ी ट्रेंड होने लगती है। कई दफ्तरों में कर्मचारियों को सोन पापड़ी के डिब्बे दिए जाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये भी है कि सोन पापड़ी का नाम आते ही ऐसा लगता है कि दिवाली पर कुछ कम दे दिया, बल्कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मिठाई दे दी। ऐसा ही हरियाणा के गन्नौर में हुआ, जहां एक कंपनी ने कर्मचारियों को सोन पापड़ी दी, मगर स्टाफ ने ये सोन पापड़ी लेने से इनकार कर दिया। उल्टा फैक्ट्री के गेट पर सोन पापड़ी के डिब्बे फेंककर प्रोटेस्ट किया। दूसरा मुद्दा है दिवाली बोनस का। कई जगह दिवाली पर बोनस देने का कल्चर है। कुछ लोगों को, कर्मचारियों को जो है कार तक गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार आगरा लखनऊ वाले टोल प्लाजा पर कंपनी ने बोनस कम कर दिया। 5,000 की जगह 1,100 रुपए का बोनस दिया, तो कर्मचारियों ने कई घंटे तक टोल फ्री कर दिया। गाड़ियां बिना टोल दिए गुजरती रहीं और हुआ क्या, लाखों का नुकसान। तीसरी तस्वीर दिवाली पर प्रदूषण की है, जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हर साल मंथन तो होता है, बयानबाजियां होती हैं, मगर आखिरी कुछ और कहानी बयां करते हैं। दिवाली पर पॉल्यूशन ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में दिवाली और प्रदूषण का रिश्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी थी। लोगों ने जमकर पटाखे चलाए, दिवाली मनाई। नियमों का पालन कितना हुआ, 10 बजे के बाद पटाखे बंद हुए या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन सवाल है दिल्ली की हवा का। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कैसी थी? इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सीपीसीबी का समीर ऐप है, जिसके जरिए बताया जाता है कि पोल्यूशन किस जगह पर कितना ज्यादा है। आप देख सकते हैं चांदनी चौक में इस वक्त जो प्रदूषण है वो 356 यानी 365 के आसपास जो है वो बना हुआ है। आप इसका देख सकते हैं हेल्थ इम्पैक्ट भी इसमें लिखा हुआ है कि अगर लंबे समय तक ऐसे AQI से लोगों को सामना करना पड़ा तो इसकी वजह से काफी सारी रेस्पिरेटरी इलनेस जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लोधी रोड इलाके के पास, जहां अमूमन जो वायु गुणवत्ता है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा साफ आंकी जाती है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज यहाँ पे जो AQI है वो 330 के आसपास दर्ज की गई है। आपको विजिबिलिटी भी दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर दूर तक अगर देखा जाए तो धुंध की एक पतली सी चादर जो है वो देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले 38 में से 34 स्टेशन रेड जोन में पहुंच गए। दिवाली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 दर्ज किया गया। दिल्ली में करीब 30 निगरानी स्टेशन ने AQI को बहुत खराब श्रेणी में बताया, जिसका स्तर 300 से ऊपर था। दिल्ली के पास नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह 300 के पार चला गया।
से इंडिया गेट के पास हमारी मौजूदगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी शहर को धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ देखा जा सकता है। विजिबिलिटी के ऊपर इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। आईएमडी की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक जो स्थिति है वो यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि हवा जो है उसकी गति काफी धीमी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम के आसपास और ये दिवाली के बाद की पहली सुबह है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आसमान है उसका हेजी हो चुका है। ट्रैफिक जो है काफी स्लो है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। और मेरे दाहिने तरफ अगर देखें आप तो पूरा जो यमुना का इलाका है ये पूरी तरीके से हेजी है, धुंधला बना हुआ है। और इस वक्त जो AQI लेवल है यहाँ पर अक्षरधाम के पास वो 411 है। 411 का AQI लेवल जो है वो एक सीवियर कैटेगरी में माना जाता है। दिल्ली में स्मॉग की चादर दिखाई देने लगी। दिल्ली के लोगों ने भी शिकायत की कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को आंखों में जलन हो रही है। और वैसे भी प्रदूषण तो हमेशा से ही सेहत के लिए खराब माना जाता रहा है। शुरू से मनाते ही आए हैं, मगर इस बारी की दिवाली जो है ज्यादा खतरनाक हो रही है। मुझको सांस लेने में भी परेशानी है और हार्ट अटैक की बीमारी मेरे को है। मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। प्रदूषण जो ज्यादा फैला वो पटाखों की वजह से नहीं, जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है और वो दिल्ली सरकार को, दिल्ली की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट पंजाब में पराली को रोक नहीं लगा रही, पराली जा रही, उस वजह से यह प्रदूषण ज्यादा फैला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई ठीक नहीं है। 60 साल के जो सीनियर सिटीजन आदमी उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जो सरकार ने ये ग्रीन पटाखे छोड़ने की इजाजत दी, इनमें आवाज ज्यादा और धुआं इतना ज्यादा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्रदूषण इतना फैल गया है कि बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। सांस की बीमारियां खास तौर से ज्यादा हो रही है। इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्रतिबंध हटा देना चाहिए इनको, लगा देना चाहिए। मतलब बिल्कुल लगाने के बाद ये बम पटाखा बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। मेरे को खुद सांस की बीमारी है और मेरे को निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि आप पूछो मत। बिल्कुल परेशानी, सांस लेने में परेशानी हो रही है। अब दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी पराली जलना शुरू हो चुकी है। इससे भी दिल्ली की हवा आने वाले दिनों में और खराब हो सकती है। दिवाली और प्रदूषण, अब ये कोई नई बात तो है नहीं। हर दिवाली पर प्रदूषण बढ़ने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, मास्क भी निकल आते हैं इस दौरान। और ये इसलिए होता है क्योंकि हवा में जहरीले कण बढ़ने लगते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि इस बार PM 2.5 का लेवल 488 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो दिवाली से ठीक पहले 156 के आसपास था, यानी 3 गुना ज्यादा। लेकिन फिर यह भी सही है कि इस बार एक हद तक मौसम ने साथ दिया। कई जगह पर आप गनीमत मानिए कि हवा चल गई तो थोड़ा सा प्रदूषण वाला जो चक्र है वो टूटा हुआ या कुछ जगहों पर कम दिखाई दिया। हालांकि तेज हवा के बावजूद प्रदूषण तो था ही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर शाम 4 बजे औसत AQI जारी करता है, जो पिछले 24 घंटे का एवरेज होता है। अगर पिछले एक हफ्ते में देखें तो दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ता गया। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे 15 अक्टूबर को औसत AQI 233 था, 16 अक्टूबर को औसत AQI 245 और 17 अक्टूबर को औसत AQI 254 और 18 अक्टूबर को औसत AQI 268 रहा। लगातार बढ़ रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर 19 अक्टूबर को औसत AQI 296, जो 20 अक्टूबर को 345 हुआ, 21 अक्टूबर को 351 तक जा पहुंचा। लेकिन पॉल्यूशन के लेवल पर सियासत का स्तर ऊपर ही रहा। अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप चले, नेताओं ने एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगाए। प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है। लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है।
केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के कारक केवल पटाखे नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं दिल्ली के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए था। अगर 10 बजे तक की अनुमति थी तो उसको जिन लोगों ने तोड़कर त्योहार मनाए हैं वो रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मगर इसके साथ ये भी समझ लेने की जरूरत है कि केवल और केवल पटाखे ही दिल्ली के प्रदूषण के कारक नहीं है। मैंने आपको बताया कि आनंद विहार पे सुबह 5 बजे 943 था और शादरा में 390 के करीब था। ये इसके अन्य कारक भी हैं। एडजॉइनिंग राज्यों में, एडजॉइनिंग जिलों में जो घटनाएं घटती हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, उसके कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही अपने त्योहार को मनाएं। अभी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, उनकी तरफ के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख रहे हैं, देखिए आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली में दिवाली में और पहली बार हिंदुओं की सरकार आई है। तो क्या साहिब सिंह वर्मा मुसलमान थे, मदन लाल खुराना मुसलमान थे, सुषमा स्वराज मुसलमान थे? कम से कम उनको तो छोड़ देते, कम से कम यही कह देते कि बीच में कुछ हिंदुओं की सरकार आई थी। तो ये लोग प्रोपेगेंडा के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि उन नेताओं को, जो इनके बड़े नेता हैं, तीनों इस दुनिया में नहीं है, ये उन तक को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संस्थान की है, ये बठिंडा की है, और सब एक ही कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे चलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं करना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए और देखिए कपड़े बांधकर उनके मुंह से पराली चलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में, पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। अब क्या कर रहे हैं? ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। दिवाली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण की बात हमने की, लेकिन अब बात दिवाली पर हुए कारोबार की करते हैं और कैसे पाकिस्तान भारत के आगे दम तोड़ता जा रहा है। दरअसल भारत में त्योहारी सीजन को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कारोबार करीब 6 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। सबसे खास बात, इस बार स्वदेशी सामानों की खरीद भी ज्यादा हुई। लेकिन अब पाकिस्तान की बात करें तो वहां आवाम के पास खाने को सब्जी नहीं, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो समझिए, एक तरफ भारत है जहां 6 लाख करोड़ का कारोबार की उम्मीद है, वो भी सिर्फ त्योहारी सीजन में, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जहां लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं। आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ भारत में त्योहारी सीजन में 6 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान में लोग टमाटर ही नहीं खरीद पा रहे। हालात ये हैं कि टमाटर के दाम 700 रुपए किलो को पार कर गए हैं। दूसरी तरफ भारत है जहां त्योहारी सीजन में बाजार गुलजार दिखे तो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया। उम्मीद है कि इस साल त्योहारी सीजन में करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है
आंकड़ों के मुताबिक अब तक धनतेरस के दौरान सोने चांदी के गहनों, सिक्कों और बाकी चीजों का कारोबार 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। बर्तन और रसोई के सामान का कारोबार 15,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान की बिक्री करीब 10,000 करोड़ रुपए रही, जबकि सजावट, दीपक और पूजन सामग्री का कारोबार 3,000 करोड़ रुपए का रहा। ड्राई फ्रूट, फल, मिठाई, कपड़े और वाहन का कारोबार करीब 12,000 करोड़ रुपए रहा। और अभी तो त्योहारी सीजन बाकी है, जिसमें ये आंकड़ा और भी उछाल मार सकता है। दिल्ली और देश में दिवाली बहुत अभूतपूर्व तरीके से मनाई गई है, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जीएसटी में बड़ी रियायतें देना और इसके साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को जो उन्होंने लोगों को दिया, और उस कारण से लोग इस बार भारी भीड़ के साथ बाजारों में दिखाई दिए, जिसके कारण से एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार का आंकड़ा हम इस बार दिवाली के त्योहार पर पार करने वाले हैं। कारोबारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल देश भर में त्योहारी सीजन के दौरान कारोबार में 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 4 सालों की बात करें, 2021 में 1.25 लाख करोड़ रुपए, 2022 में 2.5 लाख करोड़, 2023 में 3.25 लाख करोड़ रुपए और 2024 में 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। और इस बार के इन आंकड़ों ने रिकॉर्ड ही बना दिया। व्यापारिक संगठनों के मुताबिक ये स्वदेशी की भावना को और उपभोक्ताओं के मेड इन इंडिया उत्पादों की ओर स्पष्ट रुझान को भी दर्शाता है। हालांकि जहां भारत में कारोबार नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं बॉर्डर पार पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुई जंग के बाद पाकिस्तान के घरेलू बाजार का बुरा हाल हो गया है। फल सब्जी के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगी है, 400 रुपए किलो है, 500 रुपया किलो है। गवर्नमेंट अनदेखा काम कर रही है। दुकानदार है वो भी अपना भाव लगा रहे हैं। उसने कभी ये नहीं सोचा कि यार कोई बंदा गरीब है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं सोचता तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी। अब आलू है, सबसे सस्ती सब्जी है, वो जनाब 100 रुपये, 125, 150 रुपये लोग बेच रहे हैं। मिर्चें वो जनाब सब्ज़ मिर्च हैं, कुछ भी नहीं है तो जनाब वो 100 रुपये पाव है। मटर 500 रुपये केजी है। अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हुए हैं ना, टैक्स पे टैक्स जो ना हर चीज़ पे डाली जा रहे हैं, लेकिन इतना जेन में रखे हैं ये खुदा को बोल चुके हैं। जो चीज़ एक 20 रुपये किलो मिलती थी अब वो 100 रुपये किलो है, जो 100 रुपये किलो मिलती थी अब वो 400 रुपये किलो है। अब आप बताएं मुझे, सब्जी में से इंसान क्या खाएगा। तो पाकिस्तान के हालात आपने देखे, जैसे समय के साथ वहां लोगों की आस दम तोड़ रही है, लेकिन यहां भारत में नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। और इसकी गवाही देती कई तस्वीरें उन इलाकों से सामने आई हैं जहां कभी नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, लेकिन अब वहां आजादी वाली दिवाली मनाई गई। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने उन्हीं हाथों से दिए जलाए जिन हाथों से कभी बंदूक चलाया करते थे। नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का केंद्र सरकार का मिशन अब रंग लाने लगा है। यही वजह है कि सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे कई इलाकों में इस बार अलग ही नजारा देखने को मिला। जिन हाथों में कभी बंदूकें हुआ करती थी, उन हाथों में पटाखे और दिए दिखाई दिए। जिन इलाकों में कभी त्योहार नहीं मनाया जाता था, वहां दिवाली सालों साल बाद धूमधाम से मनाई गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज जाया करता था, लेकिन इस बार दिवाली पर पटाखों की गूंज सुनाई दी। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पहली बार दिवाली मनाई।
सुरूली इलाकों में, जंगलों में इस तरह के कभी देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि ये भी शिकायतें आती थी ग्रामीण अंचलों से कि वहां के लोगों को दिवाली मनाने से रोका जाता था। और चूंकि अब देखिए किस तरह से हाथ में फुलझड़ियां हैं और ये उत्साह की दिवाली है, शांति की दिवाली है, और ये दिवाली आज इनके साथ मनाई जाएगी। सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं। सर, ये आपके हाथ में फुलझड़ी नजर आ रही है, कितनी खुशी महसूस हो रही होगी अब? हम लोग मतलब बहुत अभी शहर में आ गए सर, हम लोग तो बहुत अभी दिवाली मन रहे, तो बहुत खुश लग रहा है सर हम लोग को। क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत खुश हैं हम लोग। जो हम लोग अभी जो इतना साल जंगल में थे, तो दीपावली आने से हमको तो याद आते हैं सर, मेरे को तो परिवार याद आता था जी। तो अब चूंकि अब मुख्य धारा में आ गए हैं, तो अब कैसा लगता है कि परिवार तो बहुत अच्छा है सर, खुशी हूँ। खुशी है। गरियाबंद में भी 8 लाख की इनामी नक्सली झांसी, जुनकी, बैजंती, मंजुला और मैना आजादी वाली दिवाली मनाती हुई दिखाई दी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद के मेन बाजार में। यहाँ पे इस बार की दिवाली कुछ खास है। ये दिवाली हमारे लिए भी खास है, और जो हमारे हमसे बिछड़े थे, हमारे अपने थे, जो बिछड़कर वापस मुख्य धारा में लौटे हैं, ऐसे नक्सली, महिला नक्सली लीडर हमारे साथ झांसी भी है, जुमकी भी है, जिन्होंने नक्सलवाद को छोड़कर सरेंडर करके मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है। 19 साल से हम जो दिवाली त्यौहार को नहीं मानते थे, लेकिन अभी 19 साल के बाद हम लोग भी मान रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हम लोग भी रूम में रंगोली बनाए हैं, बहुत अच्छे सजाए हैं। तो ये वक्त वाले ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे। 60 Pro, most stunning true color pro grade camera. Motorola Edge 60 Pro, the true flagship killer. आज का सवाल, बिहार में बागियों से संकट में गठजोड़, किसको होगा ज्यादा नुकसान?